हेलो एंड वेलकम टू ओसवाल बुक्स। आप सबको पता होगा कि यूपीएससी प्रीलिम्स जो संडे को कंक्लूड हुआ है, हम लोग उसके पेपर को एनालिसिस करेंगे, राइट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज होता है उन सारे बच्चों का जिन्हें इस एग्ज़ाम को लेके प्रिपेयर करनी है। अगर आप फ्रेशर हो या फिर अगर आपका एग्ज़ाम ख़राब गया है या फिर आपका एग्ज़ाम कितना अच्छा गया है, अगर आपको ये सारी बातें जाननी है तो व्हाट यू नीड टू एनालाइज द पेपर। ये सबके लिए ज़रूरी है। जब आप पेपर का आंसर की वगैरह एनालिसिस करोगे, जब आप चीज़ों को समझोगे, तो उस केस में क्या होगा, आपको ये पता चलेगा कि आपने मेंस क्वालिफाई किया या नहीं किया। अगर आपने मेंस क्वालिफाई किया तो फिर अपन आगे डिस्कस करेंगे कि मेंस की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। दूसरा, अगर आपने मेंस क्वालिफाई नहीं किया, अगर आपके प्रीलिम्स में नंबर कम आ रहे हैं, तो आपको उन गलतियों को समझने का मौका मिलेगा जिन गलतियों की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तीसरी बात, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको पता चलेगा कि यूपीएससी ने एग्जाम को लेके कैसी अपनी तैयारी कर रखी है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि यूपीएससी का पैटर्न कैसे है, यूपीएससी का पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है, ये आपको जानना चाहिए अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो, ठीक है। सो ये वीडियो 3 लोगों के लिए, सबसे पहले जिन्होंने एग्जाम दिया था, एंड आई नो कि आप लोगों में से बहुत लोगों ने एग्जाम के ड्यूरेशन के अंदर ही, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि 12 से 2:30 के बीच में जो गैप मिला होगा उसी में आप लोगों ने, बहुत लोगों ने आंसर मिला लिया था। बट ये वीडियो उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम को लेकर सीरियस है और जिनको अगले साल प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो वी एट द ओसवाल बुक आर डिटरमाइंड कि जो भी लोग हैं, जो भी प्रिपरेशन के लिए सीरियस एस्पिरेंट हैं, उनको एक इंसाइट दिया जाए कि आप आगे प्रिपरेशन कैसे करोगे। केवल आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन सही और गलत के बेसिस पे नहीं होती है, ये एकदम गलत सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आपको चीजों को एनालाइज करना पड़ेगा, आपको एक एक सब्जेक्ट को एनालाइज करना पड़ेगा कि आपकी हिस्ट्री की प्रिपरेशन कैसी है, आई रिपीट, आपकी हिस्ट्री की प्रिपरेशन कैसी है, आपकी इकोनॉमी की प्रिपरेशन कैसी है, आपकी करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन कैसी है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा। एट द सेम टाइम जो पेपर्स चेंज हो रहे हैं, जो पेपर के पैटर्न में शिफ्ट आ रही है, पेपर के लैंग्वेज में शिफ्ट आ रही है, पेपर का नेचर जो थोड़ा और लेंदी हो जाता है, उन सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरी बात, पहला बात हम पेपर का चलो डिस्कशन कर लेंगे, पेपर का डिस्कशन कर लेंगे। दूसरा काम हम क्या कर लेंगे, दूसरा काम हम शिफ्ट इन द पैटर्न देख लेंगे कि पैटर्न कैसे शिफ्ट कर रहा है। एंड तीसरा, हम टॉपिक वाइज और क्वेश्चन वाइज चीजों को एनालाइज करेंगे कि पहले इस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन आता था, आज इस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन आ रहा है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट में जो भी सीरियस बच्चे हैं उनके साथ आपकी फ्यूचर की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आपकी आगे की तैयारी कैसी होनी चाहिए, इसको लेके हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे, एक एक क्वेश्चन उठा के। अगर कोई क्वेश्चन नैनोटेक पे है, अगर कोई क्वेश्चन स्पेस टेक्नोलॉजी पे है, तो वो सब मैं बताऊंगा कि आपको ये पढ़ते वक्त आपको क्या ध्यान देना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विथ, ये हमारा सेट ए है एंड यूपीएससी का ये 2025 का प्रीलिम्स का पहला पेपर है, जीएस का जो पेपर आप सब लोग जिसे कहते हो। चलो जी, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 इकोनॉमी के क्वेश्चन है जिसको हमें डिस्कस करना है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। विथ रेफरेंस टू द इन्वेस्टमेंट्स, मतलब हमें 4 इन्वेस्टमेंट दिए गए हैं, बॉन्ड, स्टॉक, हेज फंड, वेंचर फंड, और आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द एबव आर AIF, दैट इज अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। जिन्होंने बेसिक ऑफ इकोनॉमी पढ़ा होगा उन्हें AIF में पता है कि बॉन्ड और स्टॉक नहीं आते। तो जैसे ही बॉन्ड और स्टॉक नहीं आते तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन शैल बी बी, दैट इज ओनली 2 आर करेक्ट। Am I right? इकोनॉमिक्स का बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन, जिसमें जो जब आप बेसिक इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, अगर मैं और सिंप्लीफाई करके बताऊं तो जब आप मार्केट पढ़ते हो, कैपिटल मार्केट वगैरह जब आप पढ़ते हो, तो वहां पे आपको इन सारे टर्म्स के बारे में बताया जाता है। अगर आप ऐसे कैंडिडेट हो जिसको अगले साल एग्जाम देना है, तो आपको क्या करना है, आपको अपने नोट्स में बॉन्ड क्या होता है उसके बारे में, हेज फंड क्या होता है उसके बारे में, स्टॉक्स क्या होते हैं उसके बारे में, वेंचर कैपिटल क्या होता है उसके बारे में आपके नोट्स प्रिपेयर होने चाहिए। एंड डोंट गेट सरप्राइज्ड अगर नेक्स्ट ईयर हमसे वो क्वेश्चन पूछ लेता है फंड के ऊपर, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है वेंचर कैपिटल के ऊपर, राइट। तो दिस शुड बी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी फॉर दोज कैंडिडेट हु आर अपियरिंग फॉर नेक्स्ट ईयर, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा आपसे पूछ रहा है कि आप आरबीआई के
इनकम के सोर्स बता दो, जिसमें सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड, मतलब जो गवर्नमेंट बॉन्ड वगैरह है वो। दूसरा क्या है, बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन करेंसी। थर्ड क्या है, पेंशन फंड मैनेजमेंट। उसके बाद लेंडिंग टू प्राइवेट कंपनीज, जो आरबीआई करता है नहीं एक्चुअली। एंड देन यू हैव प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी नोट। तो जो इसका मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन है, जैसे मैं बोल रहा हूं कि प्राइवेट कंपनी को तो आरबीआई आती ही नहीं है ना, तो फोर्थ वाला ऑप्शन तो वैसे ही काट दिया। तो हमारे पास दो ऑप्शन बचा, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। अब यहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको हो सकती है कि क्या आरबीआई करेंसी को प्रिंट करके पैसा कमाता है या फिर नहीं कमाता है। बट अगर आप गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखोगे आरबीआई वगैरह को, तो वहां पे ये क्लियरली आता है कि ऑप्शन ए शुड बी द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में ये आपसे क्या पूछ रहा है, इसने आपको तीन बॉडीज दे दिए हैं, तीन ऑर्गेनाइजेशन के नाम दिए हैं, जिसमें से एक दो बहुत न्यूज में रहते हैं। जैसे आपने ईडी का नाम जरूर सुना होगा, तो ईडी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ईडी काम क्या करती है, किन लॉज के अंदर काम करती है, किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है। बट इसने एक अंदर और डिटेल में चला गया, ये डिवीजन पूछ रहा है, मतलब केवल मिनिस्ट्री का नाम नहीं पूछ रहा है, मिनिस्ट्री का डिवीजन भी पूछ रहा है। फिर डीआरआई एयरपोर्ट्स वगैरह पे आपने देखा होगा, जो न्यूज में भी था रिसेंटली बेंगलोर वगैरह के केसेस वगैरह के चलते। उसके बाद डीजीएसडीएम करके जो आता है, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिस्टम्स एंड डेटा मैनेजमेंट से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके बारे में आपसे पेरेंट मिनिस्ट्री वगैरह पूछ रही है। तो जो मोस्ट प्रोबेबल इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का, दैट इज ऑप्शन बी। दो सही है, इसमें से थर्ड इज रॉन्ग एक्चुअली। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। एज अ एस्पिरेंट आपका क्या यहां से निकलेगा, आपको अपने नोट्स में ईडी के बारे में बताना है, डीआरआई के बारे में बताना है, ये सारे थीम्स को कवर करने हैं। उसके अलावा इस क्वेश्चन से हमें सीख ये मिलती है कि जब भी कोई गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन, जब भी कोई स्टेट की ऑर्गेनाइजेशन अगर न्यूज में आती है, तो हमें उसके बारे में दो तीन चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहला चीज पता होना चाहिए उसका फंक्शन, दूसरा उसका पेरेंट बॉडी, एंड तीसरा किन लॉज के अंदर वो गवर्न करती है। कल को अगर यूपीएससी प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया रिगार्डिंग एनआईए, तो सरप्राइज्ड मत हो जाना, राइट। तो ये हमने इस क्वेश्चन से सीखा। नाउ कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन अगेन आपका आरबीआई से रिलेटेड है, जिसमें ये क्या पूछ रहा है कि जो आरबीआई है, ये जितने भी लिस्टेड कंपनी है उन सारे कंपनीज को बोलता है कि आपको बीआरएसआर, दैट इज बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट आपको सबमिट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ऑल एक बहुत एक्सट्रीम वर्ड है कि सर जितने भी लिस्टेड कंपनी है क्या सबको करना पड़ेगा क्या, तो थोड़ा एक्सट्रीम सा लग रहा है कि इसमें कोई एक्सेप्शन ही नहीं है। तो ये स्टेटमेंट देखो वैसे ही गलत हो जाता है, दूसरा वाला स्टेटमेंट अगर पढ़ोगे तो ठीक है। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4 शुड बी ऑप्शन बी। Now coming to the question number 5, अगर आप देखो अगेन एक बहुत सा एक्सट्रीम सा स्टेटमेंट है, बट दिस इज अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली, दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। एग्रीकल्चरल टैक्सेशन के ऊपर कई बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जाता है, ठीक है, एंड पूछा जाना भी चाहिए। उसी को लेके ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि इंडिया में जो इनकम आ सकती है एग्रीकल्चरल की अलाइड एक्टिविटीज के साथ। अब जिन लोगों ने बेसिक पता होगा उनको पता होगा कि अलाइड एक्टिविटीज का मतलब क्या हो गया, जैसे एनिमल रियरिंग वगैरह हो गया, या फिर जो मिल्क वगैरह होता है। ठीक है, तो ये सब अलाइड फार्मिंग एक्टिविटी है, उन पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, राइट। अब यहां पे इसने एक बहुत ऑब्वियस स्टेटमेंट दे दिया कि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो रूरल एग्रीकल्चर होता है उसको हम लोग कैपिटल एसेट नहीं मानते हैं। अब ये देखने के बाद आपको लगेगा कि क्या हम कोई भी टैक्स कभी भी नहीं लगा सकते क्या, उस केस में स्टेटमेंट बहुत गलत लग रहा है, एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो सो द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 5 शुड बी योर ऑप्शन डी। नाउ कमिंग टू द 6th नंबर का क्वेश्चन, अगर आप ध्यान से देखो तो मिनरल्स वगैरह के ऊपर पूछा है, जो यूपीएससी का हमेशा से फेवरेट टॉपिक है। तो जब भी अगर आप प्रिपेयर करोगे और अगर आपको मेजर मिनरल, माइनर मिनरल या किसी पर्टिकुलर मिनरल के बारे में इंफॉर्मेशन आ रही है, चाहे वो पीआईबी हो, चाहे वो करंट अफेयर्स की मैगजीन हो, या फिर कोई न्यूज़पेपर में अगर वो चीज आ रही है, तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि इंडिया हैज ज्वाइंड द मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एज अ मेंबर। ठीक है, आगे देखते हैं। इंडिया इज अ रिसोर्स रिच कंट्री इन ऑल द 30 क्रिटिकल मिनरल्स दैट हैज बीन आइडेंटिफाइड। तुम सोच के देखो, क्या कोई कंट्री इतनी लकी हो सकती है क्या,
जिसके पास सारे के सारे मिनरल मिल जाए जो क्रिटिकल मिनरल है। इंडिया के केस में हमें पता है ना कि हमें डिपेंडेंट होना पड़ता है बहुत सी फॉरेन कंट्री के पास, बहुत से यूरोप वगैरह कंट्रीज के पास, या फिर अगर आप देखो ऑस्ट्रेलिया वगैरह के साथ अग्रीमेंट वगैरह भी हमारा होता रहता है इन सारी चीजों के। ये तो सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत लग रहा है। जैसे ही हमने सेकंड गलत किया बेटा वी हैव गॉट द आंसर, राइट। सो दिस इज द आंसर। तो ये स्टेटमेंट के लिए आपको बहुत पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी, मे बी थोड़ी सी लॉजिक के साथ आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाती। दूसरी बात जो थी वो ये थी कि आपको मिनरल्स वगैरह के बारे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार बोलता है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, राइट। सो वी हैव कंप्लीटेड 6 क्वेश्चंस। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप देखो तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आपसे पूछा है, जिसमें से ये कह रहा है कि अगर आप ROI देखोगे, दैट इज रिटर्न फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट, बॉन्ड होल्डर्स जो होते हैं, जिन्होंने बॉन्ड को होल्ड किया है उधार, दे आर रिलेटिवली एट लोअर रिस्क देन स्टॉक होल्डर। स्टॉक होल्डर्स कौन है? दे आर इनडायरेक्टली ओनर। बॉन्ड होल्डर कौन है? जिन्होंने उधार दिया है, डेट दिया है। दूसरा स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है कि बॉन्ड होल्डर्स आर द लेंडर्स टू अ कंपनी वेयर एज स्टॉक होल्डर्स आर इट्स ओनर। देखो उसी बात को ये मतलब एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। थर्ड, जब रीपेमेंट का पर्पस आता है तो जो बॉन्ड होल्डर होते हैं, जिन्होंने उधार दिया है, उनकी प्रायोरिटी होती है ओवर किसके ऊपर? जो ओनर है उसके ऊपर। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका जो ऑब्वियस सा आंसर है दैट इज कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट, दैट इज स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन करते हैं। बिल्कुल बेसिक इकोनॉमिक्स के, स्टॉक होल्डर क्या है, बॉन्ड होल्डर क्या है, इससे आपका क्वेश्चन देखो सॉल्व हो जाता है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 8, जिसपे ये कह रहा है कि इंडिया अकाउंट्स फॉर अ वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ द ऑल इक्विटी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड ग्लोबली दस एग्जिबिटिंग अ ग्रेट बूम। ठीक है, चलो भाई कि जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है उसमें इंडिया का फ्यूचर मतलब ब्राइट लग रहा है। India's stock market has grown rapidly in the recent past, even overtaking Hong Kong वगैरह at some point of time. ठीक है, there is no regulatory body either to warn small investors about the risk options trading or to act on unregistered financial advisor in this regard. कुछ भी नहीं अगर आपको आता है तो आपको थर्ड स्टेटमेंट देख के ऐसा लगेगा कि क्या इंडिया में ऐसी कोई बॉडी नहीं है क्या? मैं एक बॉडी का नाम लिख रहा हूं जिसको आप लोग यूपीएससी में बहुत बार पढ़ते हो, सेबी, जो इन्वेस्टर्स को वार्न करती है। या बहुत सी यूट्यूबर की इसने बैंड बजा दी थी, फाइन लगा दिया था बहुत से यूट्यूबर्स वगैरह पे, बहुत से सो कॉल्ड जो फिनेंशियल एडवाइजर वगैरह थे उनकी बैंड बजा दी थी सेबी ने। थर्ड वाला स्टेटमेंट देख के आपको लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऐसी नहीं हो सकती कि वो अपने ऑडियंस को छोड़ देगी कि आपको मिसगाइड होना है तो मिसगाइड हो लिए। दीज आर द लॉजिक्स बेटा जो एग्जाम में काम आने चाहिए, जो आने चाहिए आपको। पॉइंट नंबर 2 बहुत ध्यान से सुनना। आज एग्जाम को 2 दिन हो चुके हैं, दूसरा तीसरा दिन है आज जब एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है। आज के दिन में बैठ के ये डिस्कस करना कि ये क्वेश्चन बहुत आसान था, इसका यही आंसर होना चाहिए, आपको इसी डायमेंशन में सोचना चाहिए, ये बहुत आसान है। बट जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होते हो इन दैट पर्टिकुलर डे, ऑन दैट पर्टिकुलर डे, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर एन एस्पिरेंट जो बहुत से मेंटल प्रेशर के अंदर है, उसको ये कन्विंस कर पाना कि ये क्वेश्चन आसानी से हो जाना चाहिए, राइट। अगर आप चाहते हो कि अगले साल जब आप यूपीएससी का एग्जाम दो और आप ये चीज फील ना करो, आप ये प्रेशर फील ना करो, तो व्हाट यू नीड टू प्रिपेयर ऑल दोज एडवाइजेस जो मैं आपको बता रहा हूं। तो इस तरह से हमने क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस किए। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9, सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में क्वेश्चन है। कह रहा है कि ग्रीन हाउस कम हो जाएगा, ऑब्वियसली रिसाइकलिंग वगैरह करोगे तो हो जाएगा। सर्कुलर इकोनॉमी क्या है? रॉ मटेरियल का जो इनपुट है उसको रिड्यूस कर देती है, हम उसी चीज को घुमा लेते हैं। तीसरा, वेस्ट मैनेजमेंट वगैरह बेहतर हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑब्वियस आंसर है दैट इज स्टेटमेंट 1 की ऑप्शन 1 के स्टेटमेंट 2 और 3 1 को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं और करेक्ट भी है। सर्कुलर इकोनॉमी मेंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप देख लो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या कह रहा है कि कैपिटल रिसीट लायबिलिटी क्रिएट करती है एंड रिडक्शन करती है किसमें? एसेट में। बेसिक जो है बजट में कि एक लायबिलिटी का पार्ट होता है और एक इनकम का पार्ट, रिसीट का पार्ट होता है। लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू, ये रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट, ये देख के आपको पता चल जाएगा कि क्या कहना चाह रहा है। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स क्रिएट अ लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। आप इंटरेस्ट जो ला रहे हो क्या वो आपकी लायबिलिटी है क्या? देखो कितना आसान सा सवाल है यार।
इससे आसान सवाल आप इकोनॉमिक्स में देखो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। तो 10 का आंसर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन को काटते ही, थर्ड स्टेटमेंट को काटते ही वी गॉट द आंसर। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 11। नाउ दिस इज थोड़ा सा एग्जामिनेशन हॉल में आपसे गलती हो सकती है, मैं बता रहा हूं क्या गलती हो सकती है। जैसे आपको लगेगा कि राजा राम मोहन रॉय को ग्रेट लव एंड रिस्पेक्ट था फॉर ट्रेडिशनल फिलोसफिकल सिस्टम ऑफ द ईस्ट, बट एट द सेम टाइम ही वाज मॉडर्न आउटलुक ऑल्सो, राइट। तो आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर इस बात पे डिबेट कर सकते हो कि यार ईस्ट में और वेस्ट में किसके तरफ ज्यादा इंक्लाइंड थे, बट आप देखो तो उन्होंने वेदांत वगैरह में उपनिषद वगैरह को अच्छे से रीड किया और जो उसकी रियल मीनिंग थी वो ऑडियंस तक पहुंचाई थी। दूसरा वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही था। तो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11 इज ऑप्शन सी, दैट इज द बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। अगर आपकी ये क्वेश्चन गलत हुई है तो कोई बात नहीं, हो जाती है कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 12 अगर आप देखो तो जो हिस्ट्री के बेसिक क्वेश्चन है, नॉन कोऑपरेशन, क्विट इंडिया मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसको अपन ध्यान से देखते हैं। उसमें क्या क्या करना था, बाइकआउट करना था, हाजी करना था, नॉन वायलेंस करना था, हाजी करना था, रिटेंशन ऑफ टाइटल बिल्कुल नहीं, सरेंडर कर देना था टाइटल, उसके बाद पंचायत वगैरह। तो करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन 3। बेसिक है बिल्कुल, इसीलिए बहुत ज्यादा इसमें दिमाग अपन नहीं लगा रहे। नाउ ये यूपीएससी का रिपीटेड क्वेश्चन है, अगर हट्टा के बारे में इसने पूछा है तो करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी, 13 का बी। रिपीटेड क्वेश्चन इसलिए मैं बहुत ज्यादा इस पे दिमाग नहीं लगा रहा हूं। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में 3 वर्ड दिया है, मटा विशाला, विचित्र रचिता, गुना भरा, और पूछ रहा है ये इनमें से किस ग्रेट रूलर के लिए हमने ये काम किया है। अब ये प्योर फैक्चुअल क्वेश्चन है, हालांकि एनसीईआरटी से आया हुआ है, फाइन आर्ट्स वाले बुक से, बट अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। तो जो 14 का करेक्ट आंसर है दैट इज महेंद्र बर्मन 1 के लिए ये सारा टर्म यूज होता है। तो 14 का आंसर शुड बी ए। नाउ कमिंग टू द 15th क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन, फाइन किसके टाइम में आया था आपको पता होना चाहिए, कोई दिमाग इसमें नहीं लगाना। तो 15 का आंसर शुड बी बी। अब ये जो भी क्वेश्चंस हैं एक्सेप्ट 1-2 क्वेश्चन इसमें से, ये क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए थे। आपको नॉन कोऑपरेशन वाला क्वेश्चन गलत नहीं करना था, आपको ये आप गलत कर सकते थे। राजा राम मोहन राय वाला देयर इज पॉसिबिलिटी एग्जामिनेशन हॉल में आपसे गलती हो सकती है, इतना मिसकैलकुलेशंस वहां पे अलाउड है। बट अगर आपने ये क्वेश्चन गलत कर दिया अग्रहट्टा विच वाज अ रिपीटेड थीम, अगर आपने ये क्वेश्चन गलत कर दिया फाहियान, फिर इट मींस योर प्रिपरेशन इज नॉट एप्रोप्रिएट, राइट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें से आपसे, अरे यार आराम से, जिसमें से आपसे पूछा गया है कि सुमात्रा, मलया पेनिसुला, जावा जैसे जो नेबरिंग आइलैंड है उसको किसने कंट्रोल किया था। आपको केवल ये डायनेस्टी याद होती कि चोलाज जो किंग थे उन्होंने सबकी बैंड बजा के रख दी थी, बहुत बड़े नेवल पावर थे, तो आपका काम चल जाता। तो करेक्ट आंसर शुड बी 16 का सी। चोला अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साउथ इंडियन हिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी, चाहे वो संगम हो चाहे वो बाकी सारी चीजें वो इंपॉर्टेंट है। अब ये आता है ऐसा क्वेश्चन जो यूपीएससी बार बार पूछती है। क्या पूछती है, कई बार वो आपको इंपॉर्टेंट प्लेसेस दे देगी एंशिएंट टाइम्स के, ठीक है, और फिर आपसे पूछ लेगी रिवर बताओ कौन सी रिवर है। अब ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, अगर आपने प्रीवियस ईयर के थीम्स को अच्छे से किया है हिस्ट्री में तो आपका हो जाएगा, दूसरा अगर आपने नहीं किया है तो आपका नहीं होगा। तो 17 अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें से 2 सही थे 2 गलत थे, ऑप्शंस को थोड़ा बहुत इंटरचेंज कर दिया गया है। करेक्ट आंसर शुड बी ओनली 2 आर करेक्ट, 2 गलत है। अब ये टेक्निकल सा क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन है, कह रहा है 1901 में विष्णु दिगंबर पालुस्कर ने एक म्यूजिक ट्रेनिंग स्कूल एस्टैब्लिश किया था जो कि पहला गंधर्व महाविद्यालय था। उसका लोकेशन पूछ रहा है। बहुत दिमाग लगाया लोगों ने, जिन जिन लोगों ने दिमाग लगाया उनका आंसर गलत हो गया है, ठीक है। कई को लग रहा था उज्जैन होगा या ग्वालियर होगा, बट आंसर इज लाहौर। प्योर फैक्चुअल क्वेश्चन। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आपको दिमाग अगर लगाना है तो आप एनालिटिकल क्वेश्चंस में दिमाग लगाओ, फैक्चुअल क्वेश्चन में दिमाग नहीं लगाना। इफ यू डोंट नो स्किप द क्वेश्चन, कोई लॉजिक नहीं है अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ नेगेटिव मार्क्स। तो ये हो गया। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें आपसे पूछ रहा है कि अशोकन पीरियड के टाइम में या अशोकन इंस्क्रिप्शंस में जो 2-3 वर्ड हैं जैसे राजू का, युक्ता, परदेशी का, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये किसके लिए यूज हुए हैं, किस लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज हुए हैं। तो दैट इज ऑप्शन बी। एंड बेटा अशोकन एडमिनिस्ट्रेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द यूपीएससी,
ठीक है, आपको पता होना चाहिए, कई बार वहां से टर्म्स वगैरह पूछता है। अगेन आपसे देखो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में पूछ लिया, दोबारा पूछ रहा है कि दो स्टेटमेंट। अच्छा एक और बात, कई बार आपको लग रहा होगा कि मैं मॉनिटर मतलब स्क्रीन से दूर जा रहा हूँ, रीजन बीइंग कि सामने से कुछ दिखाई नहीं देता, तो मुझे दूसरी स्क्रीन पे क्वेश्चंस को पढ़ने पड़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में पूछ रहा है कि बताइए भाई क्या चीज है। तो कांग्रेस ने डिक्लेयर किया अटेनमेंट ऑफ स्वराज बाय ऑल लेजिटिमेट एंड पीसफुल मीन्स टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। चलो जी, दूसरा क्या है, इंप्लीमेंटेड इन द स्टेजेस विद सिविल डिसोबीडियंस एंड नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर द नेक्स्ट स्टेज ओनली इफ स्वराज डिड नॉट कम विद इन अ ईयर एंड द गवर्नमेंट रिजॉर्टेड टू रिप्रेशन। बहुत से टेक्स्ट बुक इसको कह रहे हैं कि दोनों के दोनों इसके आंसर सही हैं, तो करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन 20 शुड बी ऑप्शन सी। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट सेट ऑफ द क्वेश्चन 21, अगर आप ध्यान से देखो, नाटो बहुत न्यूज में था, कब से है, तब से है जब से रसिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है। उसके मेंबर्स पूछ रहा है यार आपसे, इससे आसान क्वेश्चन क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आईआर में? नहीं है, लिटरली नहीं है। तो अगर आप बहुत ध्यान से आपने पढ़ा था तो आपको पता चलेगा 2 गलत है, बाकी के 4 जो है वो सही। आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल बिकॉज दिस इज नॉट द राइट टाइम टू डिस्कस ऑल दिस कंट्री, कौन नाटो में है कौन नहीं है नाटो में, बट आपको बस इनसाइट दिया जा रहा है कि आपको पढ़ना क्या है। जो ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में है, चाहे वो नेशनल बॉडी है चाहे वो इंटरनेशनल बॉडी है, आपको उसको ध्यान से देखना पड़ेगा, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करनी पड़ेगी। कैसे करना पड़ेगा? कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अगर आता है तो आपको देखना पड़ेगा कि उसके मेंबर्स कौन है, फिर आपको देखना पड़ेगा कि थीम क्या है, मतलब काम किस सेक्टर में करती है, फिर आपको उसके रीसेंट अग्रीमेंट वगैरह देखना पड़ेगा। न्यूज में आएगा रिसेंटली एक और क्वेश्चन आएगा। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि भाई ये जो एंडीज माउंटेन है, ज्योग्राफी का बेसिक मैपिंग का क्वेश्चन है, किन किन कंट्री से पास होता है। 6 कंट्री दिया गया है साउथ अमेरिका की, आपको बताना है किन कंट्री से एंडीज पास होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, 4 कंट्री से पास होता है। नाउ फिर आपसे पूछ रहा है इक्वेटर किन किन, क्या पूछ रहा है कि इक्वेटर किन किन लेक्स के साथ पास होता है 23 का। तो इसका क्वेश्चन है, इसमें से कोई भी लेक के बारे में सही आंसर नहीं है, इक्वेटर इन लेक में से पास नहीं होता है। ये क्वेश्चन अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो वेल एंड गुड, बट अगर आपने इस क्वेश्चन को नेगेटिव किया इट मींस यू हैव मेड अ मिस्टेक, स्ट्रैटेजिक मिस्टेक है आपका इस चीज को लेके। कैसे? जैसे 3 लेक्स है, आपको इन तीनों लेक के बारे में अगर नहीं पता है और आप फिर अगर इस ऑप्शन में तुक्का लगाने की कोशिश कर रहे हो तो बेटा इट्स नॉट गुड, आपको ये क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए था। फिर टर्मरिक के बारे में पीआईबी से डायरेक्टली 3 क्वेश्चन पूछ लिया कि इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एक्सपोर्टर है, फिर 30 वैरायटीज के ज्यादा है, फिर ये कंट्रीज के रीजन्स के नाम दे दिए गए हैं कि ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है कि गलत है। तो इसका सही आंसर है तीनों के तीनों इसके आंसर सही है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 24 इज ऑप्शन डी। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 25, अगेन आपसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी के आपसे एविडेंसेस पूछ रहा है। तो ये आपको बहुत आराम से पता चल जाएगा, एनसीईआरटी की लाइन है कि 1, 2 एंड 3 आर द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 26, ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। मैं स्टेटमेंट आपके लिए पढ़ दे रहा हूं कि द अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल इन द एटमॉस्फेयर इज मोर इन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज देन इन इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन। ठीक है जी। दूसरा क्या कह रहा है कि सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट हैव लेस ड्राई विंड, ये स्टेटमेंट गलत है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 27, आपसे अगेन ये बेसिक फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11th का जो है, बेसिक फिजिकल ज्योग्राफी जो क्लास 11th का है उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर ये जो आइसोथर्म्स वगैरह होते हैं इनका मूवमेंट कैसे होता है। ये एनसीईआरटी में मैप भी दिया गया है और जब आप ये दोनों स्टेटमेंट पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें आपसे मिनरल्स वगैरह के बारे में पूछ लिया गया है, चौक पूछा गया है और क्या एक पूछा गया है, क्ले के बारे में पूछा गया है, इन 2 के बारे में पूछा गया है। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि क्ले इज नॉट एट ऑल पोरस। तो जो क्वेश्चन नंबर 28 है उसका अगर आप ध्यान से देखोगे तो थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाता है, बट सेकंड स्टेटमेंट इस क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करता है। तो 2 और 3 में से एक स्टेटमेंट सही है जो इसका एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही कर रहा है। बेसिक एनसीईआरटी है, कुछ नहीं है, प्योर एनसीईआरटी है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा है तो आपका काम देखो हो जाएगा। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 29,
29 में अगर आप देखोगे ध्यान से तो विदाउट द एटमॉस्फेयर के बिना दुनिया के हर कोने पे अर्थ का टेम्परेचर कैसा होता, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट होता। अब ये क्वेश्चन नंबर 29 आपसे पूछ रहा है कि एटमॉस्फेयर की रिलेवेंस बता दो। चलो जी आगे चलते हैं, मान लो कि मुझे नहीं आता। हीट एब्जॉर्ब्ड एंड ट्रैप्ड बाय द एटमॉस्फेयर मेंटेन्स आवर प्लैनेट एवरेज टेम्परेचर, बिल्कुल सही है। तो 2 जहां जहां है वो स्टेटमेंट सही हो जाएगा, तो हमारा एक आंसर कट गया। एटमॉस्फेयर जो गैसेस हैं जैसे CO2 हो गए, दे आर पर्टिकुलर गुड एट अब्सॉर्बिंग एंड ट्रैपिंग रेडिएशन, ग्रीन हाउस गैसेज वगैरह के बारे में पूछ रहा है, तो थर्ड वाला स्टेटमेंट ये भी सही है। बट ये पूछ रहा है 29 जो पूछ रहा है पहला स्टेटमेंट वो ये है कि अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो पूरी दुनिया में ठंडी ही ठंडी होती, क्या ये सही है? तो इसका आंसर है हाँ जी सही है, और टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाता। फिर स्टेटमेंट 30 आती है हमारी राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में। दोनों स्टेटमेंट है एकदम ऑब्वियस से, स्टेटमेंट उठा के एकदम कट कॉपी पेस्ट किया हुआ है, इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ना। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 31 में अगर आप देखो तो जो ग्रीन हाउस गैस के इमिशंस वगैरह हैं, जिसपे यूपीएससी ने बहुत बार क्वेश्चन पूछी है, कई बार पूछा है कि जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनके सेक्टर बता दो। कई बार व्हीकल से पूछ लेता है, कई बार सीमेंट इंडस्ट्री से पूछ लेता है, कई बार एनिमल हस्बेंड्री वगैरह से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये एकदम बेसिक सा बिल्कुल नहीं था। आई एम सॉरी, इट वाज नॉट बेसिक सा क्वेश्चन, वो फ्लो में आदत हो गई है बेसिक बोलने की, बट इट वाज नॉट अ बेसिक सा क्वेश्चन, इट वाज बहुत डिटेल क्वेश्चन, बट टॉपिक वाज ऑब्वियस। ग्रीन हाउस इमिशन कई बार आपसे पूछता है, सीमेंट वगैरह कई बार पूछता है, ये डेटा नहीं पता है हमें, तो यू शुड स्किप दिस क्वेश्चन एज ऑफ नाउ। व्हाट शुड यू डू, आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं थी, राइट। उसके बाद अगर आप देखो स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 सही था इसका, बट स्टेटमेंट 1 के बारे में हमें बहुत आइडिया नहीं था। तो जो करेक्ट आंसर है हमारे आंसर की के हिसाब से ऑफ क्वेश्चन नंबर 31 इज ऑप्शन बी। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 32, रिसेंटली जो COP28 हुआ था वहां पे जो डिक्लेरेशन ऑफ हेल्थ एंड क्लाइमेट वगैरह जो साइन किया गया था, इंडिया ने उसको साइन किया नहीं किया उस पर क्वेश्चन था। फिर उसके बाद पूछा कि इंडिया अगर साइन कर देता तो डिकार्बनाइज करना पड़ता और शायद कॉम्प्रोमाइज वगैरह हो जाती वगैरह, ऐसा कोई स्टेटमेंट था। तो जो 32 का जो आंसर है दैट इज द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद साइंटिफिक स्टडीज बता रही हैं कि अर्थ का रोटेशन का एक्सिस वगैरह शिफ्ट हो रहा है, ये आप सबको पता होगा। फिर उसके बाद अगर आप दूसरा स्टेटमेंट देखो, सोलर फ्लेयर्स एसोसिएटेड कर्नल मास इजेक्शंस बॉम्बार्डेड द अर्थ आउटर एटमॉस्फेयर विद ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। चलो जी ठीक है। तीसरा क्या कह रहा है, एज द अर्थ पोलर आइस मेल्ट द वाटर टेंड्स टू मूव टुवर्ड्स इक्वेटर वगैरह। ये 3 स्टेटमेंट है, थोड़ा क्लाइमेट चेंज है, थोड़ी सी बेसिक ज्योग्राफी है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है उसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। नाउ कमिंग टू 34, आर्टिकल 1 पेरिस क्लाइमेट चेंज का बहुत ज्यादा न्यूज में था, इसके बारे में 3 स्टेटमेंट दिया गया है और इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट है 34 का दैट इज ऑप्शन ए, कि ये जो स्टेटमेंट है और ये जो स्टेटमेंट है इन दोनों को, पहले स्टेटमेंट को अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है। 35 अगर आप देखो एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन कि नेचर सॉल्यूशन फाइनेंस हब फॉर एशिया एंड पैसिफिक किसने रिलीज किया था। अब यहाँ पे रीजन ऑलरेडी स्पेसिफिक है, एशिया एंड पैसिफिक के बारे में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता, बिकॉज फैक्ट्स आर इन्वॉल्व यहाँ पे। तो इसका करेक्ट आंसर इज एशियन डेवलपमेंट बैंक। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 36, जिसमें ये आपसे पूछ रहा है डायरेक्ट एयर कैप्चर के बारे में बताइए कितने स्टेटमेंट सही हैं और कितने स्टेटमेंट गलत है। इसने क्लियरली पूछा है कि करेक्ट स्टेटमेंट बताइए कि क्या क्या हो सकता है इससे। तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है तो तीनों की तीनों चीजें यहां पे देखो पॉसिबल है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 37, जिसमें से आपसे पूछ रहा है एक स्पीसीज के बारे में दिया गया है, पिकॉक तरंटुला के बारे में 3 स्टेटमेंट दिया गया है कि ये ओमनीवोरस है। फिर इसका रीजन बताया गया है कि इंडिया के सर्टेन फॉरेस्ट में ही ये लिमिटेड है। तीसरा आपसे ये बोला गया है कि इट इन इट्स नेचुरल हैबिटेट इट इज अ एर्बोरियल स्पीसीज। तो जो 37 है स्पीसीज इन न्यूज, इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट है दैट इज स्टेटमेंट डी। 1 गलत है, ओमनीवोरस और यहां से सारा चीज
हो जाता। आपको बस इतना पता होता है ये स्पीसीज है क्या, तो आपका काम हो जाता। तो अगर कोई स्पीसीज न्यूज में आती है तो आपको पता होना चाहिए कि है क्या, बर्ड है, एनिमल है, इंसेक्ट है, तीसरा रहती कहाँ पे है, एंड तीसरा अगर उसके बारे में कोई स्पेसिफिक नॉलेज है तो वो बता देना। उसके बाद कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 38 जिसमें वो CO2 के बारे में पूछ रहा है, फिर आपसे पूछ रहा है एशिया पैसिफिक में CO2 के कंबशन वगैरह की रैंकिंग पूछ रही है, फिर पूछ रहा है इंडिया में लार्जेस्ट सोर्स वगैरह क्या है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। 1 गलत है, 2 and 3 इज सही। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, 5 प्लांट दिया गया है, पूछ रहा है मैपिंग जो मैप किया गया है उसके बारे में बताइए कौन सा सही है। तो क्वेश्चन नंबर 39 अगर आप ध्यान से देखोगे छोड़ा जा सकता था एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। 39 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ओनली 3, बाकी को ऑप्शंस गलत है। फिर उसके बाद ये यूपीएससी का रिपीटेड थीम है कि रेन फॉरेस्ट ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है या ओशियन प्रोड्यूस करती है, ऑब्वियस सा ऑक्सीजन का कम है। दूसरा क्या है, मैरीटाइम फाइटोप्लैंक्टन वगैरह के बारे में पूछ रहा है, फाइटोप्लैंक्टन पे 2-3 बार क्वेश्चन पूछा है। फिर तीसरा आपसे पूछा कि जो सर्विस वाटर है उसके बारे में आप कुछ बताइए। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा ये 40 है, तो जो 40 होगा दैट इज द करेक्ट आंसर, इसका स्टेटमेंट 2 है, बाकी गड़बड़ है स्टेटमेंट। अच्छा 40 को लेके देयर कैन बी सर्टेन डाउट्स वगैरह, तो आप उसके लिए ध्यान से देखना। रेन फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस मोर ऑक्सीजन देन प्रोड्यूस बाय द ओशियंस, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस अबाउट 50% ऑफ वर्ल्ड ऑक्सीजन। अब ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, तो अगर आपने इस क्वेश्चन को छोड़ा तो कोई बात नहीं, नहीं छोड़ा तो मे बी आपका नेगेटिव वगैरह हो सकता है, बट एज ऑफ नाउ आपको ऑप्शन 2 सही मान के चलना होगा। अच्छा इसके मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं क्वेश्चंस के। फिर आपसे पूछ रहा है कि अल्टरनेटिव पावरट्रेन व्हीकल किस पे चल सकती है, 3 चीज दिया गया है, फुल बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल दिया गया है। फिर आपसे पूछा गया है कि आप बताइए हाइड्रोजन फ्यूल हमेशा से न्यूज में था, फिर फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत ज्यादा न्यूज में थे, तो इसका पूछ रहा है। तो साइंस एंड टेक का ऑब्वियस सा आंसर इज ऑप्शन 3। फिर यूएवी बहुत ज्यादा न्यूज में था, इंडिया पाक के चलते भी, रशिया यूक्रेन के चलते भी। अगर आप देखोगे तो इसके सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है, गलत है, ऑब्वियस सा स्टेटमेंट है, बिल्कुल भी कॉमन सेंस से आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर जो बैटरी होती है, बैटरी का कैथोड पूछ रहा है किसमें से कितना हम लोग यूज कर सकते हैं। तो जो 43 है उसका आंसर होगा वी हैव सी, ओनली 3 आर करेक्ट। अब साइंस एंड टेक के जो क्वेश्चन है वो एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन बेस्ड चीजें हैं, बेसिक सी चीजें हैं। अगर आपको इसमें से 5 में से 2-3 क्वेश्चन भी आते हैं तो बहुत अच्छा बात है। फिर ये क्वेश्चन नंबर 44 थोड़ा साइंस और थोड़ा साइंस और थोड़ी इन्वायरमेंट की, प्लास्टिक किसमें है, तो बट्स सिगरेट के बट्स में होती हैं। फिर आई ग्लास लेंसेज वगैरह टायर कहीं पे भी यूज हो सकता है। फिर आपसे पूछ रहा है कि कोल गैसिफिकेशन की जो टेक्नोलॉजी है, जिसको यूपीएससी एक दो बार पूछ चुकी है अपने क्वेश्चन में ऑलरेडी प्रीलिम्स में, पूछ रही है कि इससे क्या क्या हम लोग निकाल सकते हैं। तो जो 45 होगा उसका आंसर है केवल ओनली 2। फिर ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था कि जो CL20 HMX और LLM 105 है, इसके क्या होता है, इसको हम कहाँ यूज करते हैं। तो प्योर केमिस्ट्री का क्वेश्चन था, न्यूज में था। तो ये कैसे यूज होता है, ये एज एक्सप्लोसिव यूज होता है, कहाँ पे, मिलिट्री वेपन्स वगैरह के लिए। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 46 मतलब हमने देखा। फिर हम देखें क्वेश्चन नंबर 47, अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक हमसे चिप के बारे में पूछ रहा है। कौन सा चिप, मजूराना 1 चिप। आपको बस ये पता होना चाहिए था कि क्या अमेजन ने इसको इंट्रोड्यूस किया है कि नहीं किया है। तो 47 का आंसर है, ये स्टेटमेंट गलत है, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। केवल बेसिक चीज की जो चीज न्यूज में थी वो क्या है, क्यों है, किसकी है, बस ये बात, व्हाट, व्हेन एंड व्हाई करके अगर आप देख लोगे तो आपके बहुत से साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस निकल जाएंगे। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के बारे में। अब ये स्टेटमेंट बहुत लोगों का गलत हो सकता है, ठीक है, कि वो मैनमेड प्रोटीन है, ठीक है जी। दूसरा जो इम्यूनोलॉजिकल फंक्शंस वगैरह होती हैं उसको ठीक करती है। दूसरा फिर वायरल इन्फेक्शन जैसे निपा वायरस वगैरह है, दे आर यूज इन दैट। तो इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। फिर आपसे पूछ रहा है तीसरा स्टेटमेंट कि नो वायरस कैन सर्वाइव इन द ओशियन वाटर, नो वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, नो वायरस कैन चेंज देयर जो बेसिक डीएनए वगैरह होता है, बेसिक डीएनए तो नहीं, बेसिक जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको चेंज नहीं कर सकती है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 49 का तो वो गलत है।
नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, जिसमें से आपसे एक्टिवेटेड कार्बन के बारे में पूछ रहा है कि इसको यूज किया जाता है पॉल्यूटेंट वगैरह रिमूव करने के लिए। फिर इससे पूछ रहा है कि जो एक्टिवेटेड कार्बन है लार्ज सरफेस एरिया है तो उसको अट्रैक्ट कर लेगा। दूसरा क्या है कि इसको सिंथेसाइज किया जा सकता है बाय यूजिंग कार्बन वेस्ट, मतलब इन्वायरमेंटल वेस्ट वगैरह को यूज करके इसको किया जा सकता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है और पहला वाला स्टेटमेंट पहले वाले स्टेटमेंट को बिल्कुल सही से एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो दिस मेक आवर क्वेश्चन 50 तक हमने डिस्कस किया। कुछ कंक्लूजन जो है हमारे हम करेंगे आने वाले क्वेश्चन में, बट एज ऑफ नाउ अपन आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 आपसे इंडियन पॉलिटी का बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है ऑर्डिनेंस के बारे में कि ऑर्डिनेंस सेंट्रल एक्ट वगैरह को अमेंड कर सकता है क्या? आंसर है हाँ जी। फंडामेंटल राइट एब्रिज कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। ऑर्डिनेंस कम बैक इनटू बैकडेट से आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। तो 2 वाली गलत है, बाकी सब सही है। 2 गलत होते ही वी हैव द आंसर। 51 का आंसर इज सी। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 स्टेट दिया गया है, अरुणाचल, नागालैंड, त्रिपुरा, उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है और पूछा जा रहा है कि कौन सा डिस्क्रिप्शन किसके साथ सही मैच है। तो जो 57 है उसका 50 जो सेकंड है उसका आंसर है ऑप्शन डी, तीनों के तीनों सही हैं कि अरुणाचल प्रदेश का जो नाम वगैरह है और जो 2 नेशनल पार्क वगैरह इटांकी वगैरह ये सारी बातें आपसे पूछी गई। नॉर्थ ईस्ट का नेशनल पार्क वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है तो आपसे इंपॉर्टेंट है। फिर नाउ कमिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पूछ रहा है, 3 ऑप्शन दिया गया है, इंटर-स्टेट काउंसिल, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और जोनल काउंसिल। इसमें से बताइए कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। तो जो क्वेश्चन नंबर 53 है उसका करेक्ट आंसर केवल एक, बाकी के 2 नहीं है। फिर आपसे पूछ रहा है गवर्नर का डिस्क्रिशनरी पावर सुप्रीम कोर्ट के आंसर्स बेस पे थे, जिसमें से पूछ रहा है कि सर्टेन मेंशन्ड है, हाँ जी मेंशन्ड है। दूसरा है कि प्रेसिडेंट खुद पे कर सकता है क्या? आंसर है नहीं जी नहीं कर सकता। बेसिक क्वेश्चन 54 का ऑप्शन शुड बी ए। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 55, आपको 3 दिया गया है, 3 बातें पूछी गई हैं, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट, ये तीनों करेक्टली बिल्कुल मैच है। तो इसका जो 55 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन सी, ऑल 3 आर करेक्टली मैच्ड। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 56, अगर आप ध्यान से देखो तो आपसे पूछ रहा है कि जो शेड्यूल्ड एरिया है उसके बारे में क्वेश्चन टीचर ने कई बार पढ़ाया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके दोनों के पहला स्टेटमेंट जो है 56 का दैट इज करेक्ट है क्या? द स्टेट गवर्नमेंट लूजेज, अरे ऐसे नहीं होता, गलत है। स्टेट गवर्नमेंट लूजेज नहीं, बिल्कुल लूज नहीं करती। द यूनियन गवर्नमेंट कैन ओवरटेक टोटल एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसा भी नहीं होता है। तो इसके नीदर 1 नॉट 2। बस पता है कि शेड्यूल एरिया वो एरिया है जहां पे ट्राइबल्स की बढ़ जाती है पॉपुलेशन वगैरह, और कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है इसके बारे में बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 57 अगर आप देखोगे तो ये कई लोगों को लग रहा था कि इसका क्या सही है क्या गलत है, बट इन तीनों का मिनिस्ट्री जो है उन्होंने गलत ही मैच किया है। तो करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन डी। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 58, पूछा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करेंगे अगर 3 चीज़ों में, यूनियन लिस्ट में या एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट या गवर्नर के ऑफिस में, तो हमें जो स्टेट चाहिए उसमें से किस किस स्टेट का हमें चाहिए होगा, एसेंट चाहिए होगा, किस किस स्टेट का रेटिफिकेशन चाहिए होगा लेजिस्लेचर का। अब गवर्नर में स्टेट के रोल को लिमिट कर दिया गया, तो करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन 1 एंड 2। फिर गवर्नर के बारे में पूछा गया है कि आंसरेबल नहीं होता, क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती, मेंबर ऑफ जो लेजिस्लेचर वगैरह होते हैं वो कुछ भी बोल सकते हैं हाउस के अंदर, जो एकदम ऑब्वियस पार्लियामेंट्री प्रिविलेज वगैरह के क्वेश्चंस हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 60 थोड़ा सा टेक्निकल था, बहुत से लोगों ने गलती किया होगा इसको। 60 अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कह रहा है कि प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल या फिर रिफाइनिंग वगैरह, मार्केटिंग वगैरह, प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस वगैरह, क्या इन सबको रेगुलेट हमारी जो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड है वो करती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था आज के 3-4 साल पहले PNGRB के बारे में, तो ये आप अगर वो देख लेते तो आपको पता चल जाता है कि इसका क्या क्या फंक्शन था। 2 फंक्शन है, बाकी के चीज़ों को बेवजह लिखा गया है। नाउ प्योर आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन नंबर 61, जिसमें से आपसे पूछ रहा है कि आरडी बताइए, एफडी बताइए और पीडी बताइए अगर 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, कैलकुलेशन बेस्ड। बट अगर आपको पता है कि एफडी क्या होती है, एफडी मतलब फिजिकल डेफिसिट क्या होती है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होती है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होती है, तो आप सॉल्व कर लेते आराम से, इसका आंसर 1, 2 एंड 3 निकलता। नाउ क्वेश्चन नंबर 62 जो आपसे पूछ रहा है, एक बहुत ज्यादा न्यूज में था, INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इसके बारे में पूछ रहा है कि बताइए ये कैसे जाएगा, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 63 आपसे पूछ रहा है, 2 स्टेटमेंट दिया गया है और पूछ रहा है कि बताइए कौन सही है कौन गलत है। स्टेटमेंट किस चीज के बारे में है? क्वेश्चन नंबर 63 में जो स्टेटमेंट है वो किसके बारे में है? ब्राजील के बारे में, यूएस के बारे में, इथेनॉल का प्रोडक्शन आपसे पूछ रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे क्वेश्चन नंबर 63 के ऑप्शंस, तो वही स्टेटमेंट और स्टेटमेंट के एक्सप्लेनेशन वाला
सारा का सारा थीम है। तो जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है वो सही है, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट को इंटरचेंज कर दिया था, ब्राजील और यूएस ऊपर नीचे कर दिया था इसने। फिर इसने वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के बारे में पूछा, क्लाइमेट चेंज वगैरह के बारे में। वो पूछा कि एक वेट बल्ब टेम्परेचर जैसी चीज आई है न्यूज में, इसके बारे में आप बताइए 64 में कि क्या क्या हो सकता है। तो इसके दोनों के दोनों जो ऑप्शन है वो सही है कि उससे चेंजेस आएंगी क्लाइमेट वगैरह से रिलेटेड। तो बोथ ऑप्शन 1 और 2 आर करेक्ट। अगेन फिर आपसे पूछा प्राइमरी डिपॉजिट, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट किया है, देखो प्राइमरी डिपॉजिट यहाँ पे भी, वहां पे भी, नॉन कॉर्पोरेशन वहां पे भी, वहां पे भी। तो 65 का जो करेक्ट आंसर है, अगेन कैलकुलेशन बेस्ड है, यानी इसका आंसर क्या होगा 48,500 करोड़। फिर इसने पूछा है एक बहुत टेक्निकल सा क्वेश्चन फाइनेंस कमीशन के बारे में, जिसमें स्टेटमेंट 1, 2 और 3 दिया गया है और फिर 3 और 4 दिया गया है। फिर आपसे पूछ रहा है कि आप इसके बारे में बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 66 अगर आप देखोगे तो जो सेकंड वाला स्टेटमेंट था दैट वाज गलत, ये सबको पता था। सेकंड गलत करते ही आपको ऑप्शन आ जाता 66 का आंसर शुड बी सी। बाकी और कुछ आए नहीं आए नहीं फर्क था, बस ये पता होना चाहिए था कि कितना चेंज हुआ है। फिर वर्ल्ड बैंक का एक बॉडी है IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, बहुत पुरानी बॉडी है वर्ल्ड बैंक की, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 67 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज सेकंड वाला स्टेटमेंट इज गलत, बाकी सही। सिंगल हैंडेडली क्या होता है यार, ऐसे थोड़ा ना होता है। फिर RTGS और NEFT के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है और वो NEFT होती है, उसके बारे में बताइए कौन सा आंसर सही है और कौन सा आंसर गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज 1 ओनली, बाकी का 2 और 3 आर गलत। फिर उसके बाद फिर आपसे पूछ रहा है कि UPI कहाँ कहाँ चलता है। 5 कंट्रीज दी गई हैं 69 में और पूछ रहा है कि बताइए क्या सही है क्या गलत है। तो इसका सही आंसर इज ओनली 3, 2 इन्होंने ऐसे ही दे दिया। फिर एक स्कीम है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसके बारे में 1, 2, 3 स्टेटमेंट दिया गया है, बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इसके तीनों के तीनों स्टेटमेंट ये एकदम सही है, जो स्कीम थी उसके स्टेटमेंट इसने उठा लिया। नाउ अगेन हिस्ट्री के क्वेश्चन, एक स्टेटमेंट दिया गया है सिटीजन हैज बिकम माय रिलीजन, गांधी जी ने कब बोला था। तो जो इसका 71 का करेक्ट स्टेटमेंट है दैट इज योर जो सॉल्ट लॉ दांडी के टाइम में बोला था। डांसिंग गर्ल अगेन मोहनजोदड़ो से रिलेटेड है, आपको पता था किससे बना हुआ था, तो ब्रोंज से बना हुआ था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 जो चौरा चोरी इंसिडेंट हुआ उसके बारे में बताइए। मदन मोहन मालवीय ने जो भी वो थे लीगल डिफेंस प्रोवाइड किया था लोगों को जो जिनका अरेस्ट वगैरह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 74 अगेन गांधी पे क्वेश्चन है कि अनटचेबिलिटी वगैरह से रिलेटेड गांधी जी ने कब एक्शंस वगैरह लिया था, तो दैट वाज ड्यूरिंग द पूना पैक्ट। फिर पोर्तुगीज ने क्या क्या इंडिया में लाया, पपाया, पाइनएप्पल और गुआवा। तो 75 का करेक्ट स्टेटमेंट इज आंसर 3। 2 पता है, एक अगर नहीं पता है तो आपसे ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। एक बार और इन्होंने क्वेश्चन पूछ रखा था। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 76 जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि 4 टाइम जोन किन किन कंट्रीज के पास है। तो जो क्वेश्चन नंबर 76 है दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज केवल 4 कंट्रीज के पास 4 टाइम जोन है। 2 तो वैसे भी छोटे कंट्री है तो आप इसको काट लेते। फिर आपसे टाइम जोन का अगेन क्वेश्चन पूछ रहा है। इस बार कॉन्सेप्ट बहुत रिपीट किए हैं, 2-3 सब्जेक्ट, मतलब हर सब्जेक्ट में देखा गया कि 1-2 कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत बार इन लोगों ने क्वेश्चन पूछा। साइबेरिया और अलास्का वगैरह के बारे में क्वेश्चन पूछा है, टाइम जोन का ही क्वेश्चन है। तो जो 77 है इसका करेक्ट आंसर इज ए। थोड़ी कैलकुलेशन आपको करनी थी बट आप इसको कर लेते। फिर सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट पे पूछा क्वेश्चन इसने कि आप बताइए कि किसका है। तो 78 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज पेरियार ने ये काम किया था। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, सबको पता, मतलब सबको ऑब्वियसली पता होना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 79 कंट्री और ये पूछ रहा है, आप बताओ कि कहाँ पे क्या मिलता है। तो 79 में वो क्रिटिकल डायमंड वगैरह, क्रिटिकल मिनरल्स वगैरह से ही रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो जो क्वेश्चन नंबर 79 है हमारा, उसका तीनों के तीनों आंसर इस सही। आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 80 पूछ रहा है जिसका करेक्ट आंसर है नन। 3 रीजन है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, आपको बताना है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 81 के बारे में अगर आप ध्यान से देखो, रेयर अर्थ मिनरल वगैरह के बारे में पूछा जा रहा है। टीवी वगैरह में जो यूज होती है स्क्रीन वगैरह में, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसके दोनों के दोनों एक्सप्लेनेशंस वगैरह सही हैं। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 82 रेलवे के बारे में है। नेशनल रेल प्लान जो ईयर दिया हुआ है वो गलत है। फिर जो कवच है उसके बारे में पूछा जा रहा है। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि जो RFID टेक्नोलॉजी वगैरह यूज होती है। तो 82 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज, इसको लेके थोड़ी सी में भी कंफ्यूजन वगैरह हो सकती है बट आंसर अकॉर्डिंग टू अस इज 82 का डी। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 83 में ये तीनों जो मिशंस दिए गए हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के बहुत इंपॉर्टेंट थे। पूछ रहा था कहाँ कहाँ पे माइक्रोग्रेविटी वगैरह आ सकती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 84
टाइप दिया गया है एयरक्राफ्ट वगैरह के जो न्यूज में थे और उनका डिस्क्रिप्शंस वगैरह आपसे पूछा है। 24 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन 2। फिर उसके बाद आर्टिफिशियल रेन वगैरह में क्या क्या यूज होता है, बेसिक सी क्वेश्चन आपने कई बार सुना होगा इसके बारे में। तो इसका आंसर है सिल्वर आयोडाइड वगैरह यूज होता है, ठीक है, और पोटेशियम आयोडाइड यूज होता है। फिर पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 86 न्यूज में भी था। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर 1, 2 इज गलत। फिर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 87 आपसे पूछ रहा है स्पीकर के बारे में, फिर पूछ रहा है कि एमपी स्पीकर के बारे में 3 क्वेश्चन दिया गया है। ये तीनों क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो 87 है उसका करेक्ट आंसर इज 1 एंड 2। सेकंड वाला स्टेटमेंट इज गलत। क्यों? क्योंकि अगर वो हो गया स्पीकर तो अपने मेंबरशिप ऑफ द पार्टी से तुरंत रिजाइन कर देगा, ये गलत स्टेटमेंट है। फिर उसके बाद 2 चीजें आती हैं, पहला स्टेटमेंट है डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर, दूसरा स्टेटमेंट है पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 88 जो है वो टेक्निकल हो जाता है, इसमें पूछा जाता है देयर इज नो मेंशन ऑफ द वर्ड पॉलिटिकल पार्टी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, गलत है। द करेक्ट स्टेटमेंट इज नीदर 1 नॉर 2। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 89 जिसमें से पूछा जा रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट रूल बना सकती है माइनर मिनरल के लिए। चलो जी, दूसरा क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू नोटिफाई माइनर मिनरल अंडर द रिलेवेंट लॉ। ठीक है, ये बात भी सही है, बट अगर आप देखो इसका एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन नंबर 89 का, तो 89 का द करेक्ट आंसर इज डी, ऑप्शन 1। अच्छा, ऑप्शन 1 एक बार फिर से पढ़ते हैं कि इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट हैव नो पावर, नहीं मैंने पावर रीड किया था इसलिए गलत हो गया, तो नो पावर ये गलत बात है, माइनर मिनरल को ये लोग रेगुलेट कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 90 आप पूछ रहा है कि जो नेचर रिस्टोरेशन लॉ है उसको बायोडाइवर्सिटी वगैरह से रिलेटेड जो है उसको किसने पास किया, तो ऑब्वियस स्टेटमेंट इज योर ऑप्शन ए दैट इज यूरोपियन यूनियन। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 91 में आपसे क्या पूछ रहा है, 91 में आपसे पंचायत के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है और नॉट करेक्ट पूछा है, तो आपको ध्यान देना होगा कि जो 91 है उसका 1, 2 एंड 3 तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है वो नॉट करेक्ट ही है। फिर उसके बाद बिम्स्टिक के बारे में जो क्वेश्चन है कि आप बताइए इसके बारे में, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, सेक्टर वगैरह भी इसने पूछ डाले हैं, तो जो 92 है इसका करेक्ट आंसर 1 1 ठीक है। सेकंड वाला स्टेटमेंट वैसे भी गलत था और फोर्थ वाला जो है स्टेटमेंट ये गलत है, इंडिया इसको लीड नहीं कर रही है, कोई और कंट्री लीड कर रहा है। 93 अगर आप देखोगे तो प्रेसिडेंट जो गांधी पीस प्राइज होते हैं उसके सिलेक्शन जूरी में नहीं होते, देते हैं वो गलत हो जाता है वहां से। फिर कमिंग टू 94 साइंस एंड टेक का क्वेश्चन था, गगन के ऊपर 2-3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट भी एग्जाम के लिए, I mean 2-3 साल से ये न्यूज में इंपॉर्टेंट है। तो 94 का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, 1 एंड 2। फिर उसके बाद आपकी AI वाली जो समिट हुई थी उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंडिया ने को चेयर वगैरह किया 95 के बारे में, तो पहला वाला स्टेटमेंट सही था, दूसरा वाला स्टेटमेंट इन्हें गलत लग रहा है। फिर 96 के बारे में अगर आप देखो इंटरनेशनल वुमेन ईयर के बारे में पूछा, फिर सस्टेनेबल रेजिलिएंट टूरिज्म के बारे में, इंटरनेशनल ईयर्स वगैरह जो डिक्लेयर होते हैं, कई बार यूएन वगैरह डिक्लेयर करते हैं, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, पूछ रहा है कौन सा करेक्टली मैच है और कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो आंसर है चारों के चारों आर करेक्टली मैच। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 97 ब्रिक्स के बारे में है, आपसे पूछ रहा है क्या सही है क्या गलत है, तो 97 का जो करेक्ट स्टेटमेंट है दैट इज ऑप्शन सी आपका सही है। फिर उसके बाद अगर आप देखो 98 देखो तो लोकपाल के बारे में पूछ रहा है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे क्या सही है क्या गलत है, तो 98 जो है उसका स्टेटमेंट थर्ड इज करेक्ट, बाकी गलत है। फिर कमिंग टू योर 2 स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आ गए थे, एक खो खो से आ गया था, खो खो वर्ल्ड कप के बारे में पूछा, कौन जीता कौन हारा वगैरह पूछा, बहुत डिफिकल्ट सा क्वेश्चन था, अगर आपको नहीं आता तो नहीं आता, यूपीएससी वगैरह में वैसे भी स्पोर्ट्स के जो क्वेश्चन आते हैं कम आते हैं रिलेटिवली, बस इस बार इन्होंने पूछा है। ये चेस के बारे में, चेस बहुत ज्यादा न्यूज में था, तो चेस का जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन बी सही है, बाकी गलत है। तो हमने चीज़ों को डिस्कस तो कर लिया कि क्या सही है क्या गलत है, ये हमने डिस्कस कर लिया, बट अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी को कैसे करना पड़ेगा। 2 चीज़ें आपको बेसिक्स पढ़ना पड़ेगा, बेसिक जो बुक है वो आपको कवर करना पड़ेगा, फिर आपको इसके तुरंत बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने पड़ेंगे टॉपिक वाइज, फिर इसके तुरंत बाद आपको जो करंट अफेयर्स में चीज़ें जो न्यूज़ में रहती हैं आप उन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से डिस्कस कर सकते हो। डिटेल में आपको चीज़ों को जानना पड़ेगा, केवल ऊपर ऊपर से जान जाने से काम नहीं होगा, आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है,
तो इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, वी एट ओसवाल बुक्स आर ऑलवेज अवेलेबल, ठीक है। इसके अलावा हम पॉलिटी का डिटेल्ड क्वेश्चन एनालिसिस लेके आएंगे, डिटेल्ड क्वेश्चन एकदम डिस्कस करेंगे बहुत ही डिटेल में, कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों पूछा ये क्वेश्चन, ये सब कुछ हम लोग आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, ठीक है।